दोस्तों, आज हम एक ऐसे सोल्जर की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी बहादुरी के दम पर पूरे जर्मनी और फ्रांस में अपना लोहा मनवा दिया था। और साथ ही साथ जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी इस सोल्जर की बहादुरी को याद रखा था। ओम मूवी एक्सप्लेनर इज प्रेजेंटिंग ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। दोस्तों, स्टार्टिंग सीन सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है जो विशेष रूप से जर्मनी और फ्रांस के बीच वॉर पर केंद्रित है। और दुख की बात यह है कि हमें पता चलता है कि कई युवा सैनिक पहले से ही इस वॉर में अपनी जान गंवा चुके हैं। मरे हुए जर्मन सैनिकों को ताबूतों में रखने से पहले उनकी वर्दी उतार दी जाती है और धोने के लिए भेज दी जाती है, जिसके बाद वर्दी को नए कपड़ों पर सिल दिया जाता है जिसे सैनिकों के अगले बैच द्वारा पहना जाएगा। युद्ध को 3 साल बीत जाते हैं और उसके बाद हमें पॉल बाउमर नाम के एक 17 वर्षीय लड़के को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल के दोस्तों अल्बर्ट, क्रॉप फ्रांज और लुडविग बहम के साथ इंपीरियल जर्मन सेवा में अपना नाम दर्ज कराता है। और साथ ही यह पता चलता है कि पॉल की मां ने उसे सेना में शामिल होने से मना किया है, लेकिन फ्रांज ने उसे अप्रूवल लेटर पर उसके नकली हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया होता है। एक दिन सेना का समूह एक स्कूल अधिकारी का देश भक्तिपूर्ण भाषण सुनता है, जिसके बाद उन्हें अपनी वर्दी मिलती है, इस बात से अनजान कि वे पिछली लड़ाई के शहीद सैनिकों की हैं। युद्ध के मैदान की कठोर वास्तविकताओं और क्रूरता से बेखबर ये युवा लड़के युद्ध में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं ताकि जनता की नजर में उन्हें अच्छे लोग समझ जा सके। अगले दिन सभी लड़कों को लामाल माइसन के पास उत्तरी फ्रांस में तैनात किया जाता है। आधार शिविर में पहुंचने पर एक डॉक्टर उनका रास्ता रोकता है और कहता है कि घायल साथियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सैनिक अपना वाहन खाली कर दें। वहां से वे सभी युद्ध के मैदान की ओर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक लंबी सैर के बाद वे अपने छिपने के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात अन्य सैनिकों और स्टेनलेस कैटजिंस्की नामक एक वाइस कमांडर से होती है। खाइयों में अपनी पहली रात के दौरान पॉल और अल्बर्ट को निगरानी रखने का काम सौंपा गया है। थोड़ी देर बाद वे कदमों की आवाज सुनते हैं और सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए पॉल अपना हथियार तैयार करता है और किसी भी हलचल के संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन करता है। कुछ गड़बड़ दिखने पर वह सहजता से गोली चला देता है, यानी वह अनजाने में उनके स्थान का खुलासा कर देता है। जवाब में दुश्मन जवाबी कार्रवाई करता है और पॉल के सिर पर गोली मारता है, लेकिन सौभाग्य से उसका हेलमेट उसे गोली से बचा लेता है। अगले ही पल दुश्मनों ने एक क्रूर हमला शुरू कर दिया, जिससे सभी जर्मन सैनिकों को एक बंकर के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही हमला तेज होता है तो पॉल और उसके दोस्तों को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट नहीं है। युद्ध के बारे में लड़कों की सोच तब बदल जाती है जब वे इसकी गंभीर वास्तविकताओं का सामना करते हैं। दुर्भाग्य से लगातार बमबारी के कारण बंकर ढह जाता है, जिससे कुछ सैनिक मलबे में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। सुबह में पॉल, जो अभी भी मलबे के नीचे दबा हुआ है, को अल्बर्ट और अन्य सैनिक बचा लेते हैं। परेशानी और सदमे में पॉल को आराम करने के लिए कुछ क्षण का समय लगता है। इस समय के दौरान स्टेनलिस, जो दूसरों के विपरीत एक दयालु नेता है, पॉल को रोटी का एक टुकड़ा देता है और उसे युद्ध के आतंक के बारे में बताता है। कुछ ही समय बाद पॉल को मरे हुए सैनिकों की गर्दन से पहचान यानी टैग निकालने का काम सौंपा जाता है। ऐसा करते समय उसकी नजर अपने दोस्त लुडविग के मरे हुए शरीर पर पड़ती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पॉल अपने काम को जारी रखने से पहले लाश पर दुख और शोक मनाने के लिए कुछ समय लेता है। फिर सीन 18 महीने बाद बदल जाता है, जहां हम मेथियास एजबर्गर नामक जर्मन राज्य सचिव और जर्मन हाई कमान के बीच एक बैठक देखते हैं। एजबर्गर बढ़ते नुकसान से थककर मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम वार्ता शुरू करने के लिए हाई कमान को मनाने की कोशिश करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के मैदान में वापस आकर पॉल युद्ध की कठोर वास्तविकता का आदी हो गया है। एक दिन स्टेनलेस के साथ चलते समय वे जंगल के पास एक छोटे से खेत में पहुंच जाते हैं। लंबे समय के बाद कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा होने पर वे खेत से पशु चुराने की योजना बनाते हैं। स्टेनलेस परिसर में एंटर हो जाता है, जबकि पॉल बाहर निगरानी रखता है। एक पालतू जानवर को सफलतापूर्वक चुराने के बाद वे तुरंत घटनास्थल से भाग जाते हैं। फिर वे अपने बेस पर लौटते हैं और चुराया हुआ खाना पकाते हैं। अल्बर्ट, फ्रांज और जेडन नाम का एक और सैनिक उनके साथ शामिल होकर उनके साथ शानदार भोजन करते हैं। इसके बीच वे हंसी मजाक भी करते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है और वे कुछ देर के लिए युद्ध की कड़वी हकीकत को भूल जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सैनिक अपना नाश्ता तैयार करते हैं, वे 3 महिलाओं को वहां से गुजरते हुए देखते हैं। लंबे समय तक महिलाओं से दूर रहने के कारण वे उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फ्रांज एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं के पास जाता है और उन्हें घर ले जाने का ऑफर करता है। उसी दिन बाद में सैनिकों को उनके परिवारों से लेटर्स प्राप्त होते हैं। क्योंकि स्टेनलेस अनपढ़ होता है, इसीलिए वह पॉल से अपनी पत्नी का एक लेटर पढ़ने के लिए कहता है। लेटर में बताया गया है कि वह स्टेनलेस को कितना याद करती है और उसकी इच्छा है कि वे अपने बेटे की कब्र पर एक साथ जाएं। यह सुनने के बाद स्टेनलेस कहते हैं कि वह एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि उनका बच्चा मरने से पहले काफी समय तक बीमार रहा था, लेकिन वह एक बार भी अपने बेटे से मिलने नहीं जा सके थे। इसके अलावा उन्हें चिंता है कि वह शांतिकालीन समाज में फिर से शामिल नहीं हो पाएंगे।
स्टेनलेस के अनुसार भरपूर सैलरी के सरकार के वादों ने उन्हें फंसा दिया है, लेकिन वास्तव में सैलरी का वास्तविक मूल्य बेकार है। विशेष रूप से युद्ध के अंत तक जीवित रहने की संभावना को देखते हुए उसी रात फ्रांज अपने साथी सैनिकों के पास लौटता है और महिलाओं के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। वह उनमें से एक का रुमाल निशानी के रूप में लाया होता है और उसे पॉल को सूंघने और महिला की गंध का अनुभव करने के लिए ऑफर करता है। अगले ही दिन पॉल, अल्बर्ट, फ्रांज, स्टेनलेस और जेडन को उन 60 सैनिकों के शवों का पता लगाने का काम सौंपा जाता है, जो हाल ही में फ्रांस में एक खराब पड़े रेलवे ट्रैक के पास हुए हमले के दौरान मारे गए थे। खोज करते समय स्टेनलेस को पहले फ्रांसीसी द्वारा इस्तेमाल की गई जहरीली गैस के अवशेषों का पता चलता है। यह संदेह करते हुए कि सैनिकों ने इस एरिया में शरण ली होगी, वे सभी पास के एक गोदाम में प्रवेश करते हैं और सावधानी पूर्वक उस एरिया की खोज करते हैं और अंततः उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें सभी 60 सैनिकों के मरे हुए शव दिखाई देते हैं। इस भयानक सीन को देखने के बाद स्टेनलेस का कहना है कि सैनिकों की मौत जहरीली गैस की अत्यधिक मात्रा के कारण हुई होगी, संभवतः उनके गैस मास्क को समय से पहले हटाने के कारण। दूसरी ओर एजबर्गर और कुछ अन्य जर्मन प्रतिनिधि युद्ध विराम वार्ता के लिए कोम्पेगने के जंगल के लिए एक ट्रेन में सवार होते हैं। हालांकि फेडरिक नाम का एक जनरल युद्ध विराम वार्ता के विचार का विरोध करता है। उसका मानना है कि फ्रांसीसी अनुचित शर्तों को रखेंगे। उन्हें अब भी उम्मीद है कि एडवांस इक्विपमेंट की कमी के बावजूद भी जर्मनी युद्ध जीत सकता है। परिणाम स्वरूप जनरल फेडरिक अपने आदमियों को फ्रांसीसी सेना के आने से पहले हमले की तैयारी करने का निर्देश दे देते हैं। उस रात एजबर्गर और प्रतिनिधि कोम्पिएग्ने के जंगल में पहुंचते हैं, जबकि पॉल की रेजिमेंट को फ्रांसीसियों पर हमले की तैयारी के लिए अगली पंक्ति में भेज दिया जाता है। अगली सुबह एजबर्गर के नेतृत्व में जर्मन प्रतिनिधि अपने फ्रांसीसी समकक्षों से मिलते हैं और युद्ध में जर्मन सैनिकों के महत्वपूर्ण नुकसान पर प्रकाश डालते हुए युद्ध विराम का अनुरोध करते हैं। फ्रांसीसी सुप्रीम एलाइड कमांडर एक समझौता प्रस्तुत करता है, जिसमें जर्मनों को मित्र राष्ट्रों द्वारा लगाई गई बिना लिखी गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए 72 घंटे का समय दिया जाता है। हालांकि जब तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं, युद्ध निरंतर जारी रहेगा। इस बीच युद्ध के मैदान में जर्मन सैनिकों ने फ्रांसीसी सबसे अगली पंक्ति को सुरक्षित करने के लिए भयंकर नजदीकी लड़ाई में शामिल होकर अपना हमला शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उनकी प्रगति अल्पकालिक है, क्योंकि उन्हें संयुक्त हथियारों के जवाबी हमले का सामना करना पड़ता है, जिसमें फ्रांसीसी जर्मन सुरक्षा पर काबू पाने के लिए सेंट चामोन टैंक का उपयोग करते हैं। टैंकों के खिलाफ लड़ने की उनकी कोशिशों के बावजूद जर्मन सैनिकों की गोलियों का इफेक्ट कम होता है, जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि टैंक लगातार उनकी स्थिति को कुचल देते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी सैनिक अपने दुश्मनों को जलाने के लिए एडवांस फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करते हैं और बेचारा अल्बर्ट आग की लपटों में जल जाता है। पॉल इस भयानक सीन को देखकर दहशत की लहर का अनुभव करता है, लेकिन अपनी खाई में वापस जाना जारी रखने में कामयाब हो जाता है। एक बार जब वह वहां पहुंच जाता है तो कमांडर तुरंत पॉल को जितना संभव हो उतना गोला बारूद इकट्ठा करने और पीछे हटने का आदेश देता है। चिंतन के लिए समय न होने पर पॉल जल्दबाजी में जैसा कहा गया वैसा ही करता है और सुरक्षा की ओर भागना शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में वह विश्वासघाती नो मैंस लैंड में एक गड्ढे में गिर जाता है। अब दुश्मनों के करीब आने पर वह तेजी से कार्यवाही करता है और मरने का नाटक करता है, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि उसके पीछे एक फ्रांसीसी सैनिक खड़ा है जो गोली चलाने के लिए तैयार है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पॉल अपने अंत को प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन तभी एक जर्मन कॉमरेड घटनास्थल पर आ जाता है और फ्रांसीसी सैनिक को गोली मार देता है, जिससे वह उसी गड्ढे में गिर जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पॉल अपना चाकू पकड़ लेता है और फ्रांसीसी सैनिक पर बार बार अटैक करता है। जैसे ही पॉल उसे धीरे धीरे मरते हुए देखता है तो वह गिल्टी फील करता है, इसीलिए वह बेजान शरीर से माफी मांगता है। फ्रांसीसी सैनिक के सामान की खोज करते समय पॉल को उस सैनिक के परिवार की एक तस्वीर मिलती है। इससे उसका गिल्टी फील और भी बढ़ जाता है और वह एक बच्चे की तरह रोने लगता है। ट्रेन में वापस जर्मन प्रतिनिधि बातचीत की शर्तों से गुजरते हैं जो जर्मनी को घेरता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए एक वरिष्ठ अधिकारी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर करना सरेंडर करने के रूप में देखा जाएगा, बल्कि वह सम्मान के साथ युद्ध हारना चाहता है। हालांकि एजबर्गर का तर्क है कि निर्णय केवल जीत या हार पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन हजारों युवा जर्मन सैनिकों पर आधारित होना चाहिए जो हताश होकर एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसे जीता ही नहीं जा सकता है। उच्च सरकारी अधिकारियों को समझौते की कॉपियां भेजने के कुछ घंटे बाद एजबर्गर को मित्र राष्ट्रों की शर्तों को स्वीकार करने के लिए फील्ड मार्शल से निर्देश प्राप्त होते हैं। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि आगे की बातचीत के लिए मिलते हैं। एजबर्गर ने फ्रांसीसी प्रतिनिधियों को तसल्ली दी कि उनकी सरकार फ्रांस की शर्तों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वह दो अन्य जर्मन प्रतिनिधियों के साथ अगले दिन सुबह 11 बजे माने जाने वाले युद्ध विराम समझौते पर सिग्नेचर करते हैं। इसके साथ फ्रांसीसी प्रतिनिधियों ने अंततः युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। दूसरी ओर पॉल बेस पर वापस जाता है और देखता है कि सैनिक युद्ध के अचानक अंत पर खुशी मना रहे हैं। चिकित्सा सुविधा के अंदर वह जेडन को पाता है, जिसके दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हैं।
ऐसा प्रतीत होता है मानो वह फिर कभी चल नहीं पाएगा। फिर पॉल फ्रांच का टैग निकालता है और बताता है कि गरीब लड़के ने भी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अपने दोस्तों को खोने से आहत होकर पॉल ने श्रद्धांजलि के रूप में फ्रांच के रुमाल को अपनी गर्दन पर बांध लिया। फिर भारी मन से वह रसोई की ओर जाता है जहां उसकी मुलाकात स्टेनलेस से होती है और फिर साथ में वह जेडन के लिए भोजन और उसे खाने के लिए एक चम्मच और कांटा प्रदान करते हैं। दुख की बात यह है कि जेडन जो अपंग होने से परेशान है, इस कांटे से अकल्पनीय काम करता है। अगली सुबह आधिकारिक युद्ध विराम की खबर बेस कैंप में सैनिकों तक पहुंचती है। जैसे ही पॉल जागता है वह स्टेनलेस को खिड़की से बाहर देखता हुआ पाता है। पूछे जाने पर स्टेनलेस कहता है कि युद्ध में आने के बाद से यह सबसे शांतिपूर्ण दिन है, क्योंकि 4 वर्षों में पहली बार उन्होंने गोलियों की एक भी आवाज नहीं सुनी है। अपनी नई मिली आजादी का जश्न मनाने के लिए दोनों दोस्त एक बार फिर खेत से चोरी करने का फैसला करते हैं। रास्ते में स्टेनलेस एक्साइटेड होकर कहता है कि वह घर लौटने और अपनी प्यारी पत्नी को कसकर गले लगाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। कुछ देर चलने के बाद वे आखिरकार खेत पर पहुंच जाते हैं। पॉल चुपचाप अंदर चला जाता है जबकि स्टेनलेस पहरा देता रहता है। पॉल को बत्तख के कुछ अंडे मिलते हैं और वह उन्हें अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन इस दौरान उसे एक लड़का पकड़ लेता है जो तुरंत अपने पिता को बुलाता है। खेत वाले को एहसास होता है कि उसे फिर से लूटा जा रहा है, इसीलिए वह अपनी बंदूक उठाता है और पॉल पर गोली चला देता है। सौभाग्य से दोनों सैनिक सुरक्षित बच निकलने में सफल रहते हैं। एक सुनिश्चित दूरी पर वे अंडे फोड़ते हैं और बारी बारी से खाते हैं। जैसे ही स्टेनलेस जंगल में टॉयलेट के लिए आगे बढ़ता है तो खेत मालिक का बेटा अचानक पीछे से आता है और अपनी बंदूक का निशाना उस पर लगा देता है। अगले ही पल पॉल को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह स्टेनलेस के पास भागता है, लेकिन उसे घायल पाता है। ऐसा लगता है कि गोली उसके पेट के दाहिने हिस्से में लगी है। भयभीत पॉल अपने घायल साथी को चिकित्सा सहायता के लिए वापस बेस पर ले जाता है, लेकिन अपने जीतोड़ प्रयासों के बावजूद भी अत्यधिक ब्लड बहने के कारण स्टेनलेस की दुखद मृत्यु हो जाती है। इससे पॉल टूट जाता है क्योंकि उसने अब अपने सभी दोस्तों को खोते हुए देखा है। युद्ध ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। बाद में सभी सैनिकों को प्रांगण में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है, जहां जनरल फेडरिक खबर देते हैं कि वह जल्द ही अपने परिवारों के पास लौट जाएंगे। हालांकि एक आश्चर्यजनक मोड़ में फेडरिक जर्मन जीत की इच्छा से प्रेरित होकर सुबह 11 बजे निश्चित युद्ध विराम से ठीक पहले सुबह 10:45 पर शुरू होने वाले एक अंतिम हमले पर विचार करता है। वह सैनिकों को युद्ध विराम प्रभावित होने से पहले एरिया पर कब्जा करने का आदेश देता है। इस बात की परवाह किए बिना इससे जान माल का कितना नुकसान हो सकता है। अपनी आपत्तियों के बावजूद सैनिक इन उच्च आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर है। अगले सीन में सैनिक बिना इच्छा के युद्ध के मैदान में वापस जाते हैं और आदेश के अनुसार ठीक सुबह 10:45 पर हमला शुरू कर देते हैं। पॉल युद्ध में लगा हुआ है और यथासंभव अधिक से अधिक फ्रांसीसी सैनिकों को नष्ट कर रहा है। गोलीबारी के बीच पॉल एक युवा जर्मन रंगरूट की सहायता के लिए आता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह एक फ्रांसीसी सैनिक का निशाना बन जाता है। पॉल और फ्रांसीसी सैनिक दोनों एक बंकर में गिर जाते हैं। जैसे ही वे आमने सामने खड़े होते हैं तो वह एक पल के लिए ठिठक जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि घड़ी में 11 बजेंगे। हालांकि उनकी मुठभेड़ अचानक बाधित हो जाती है जब एक अन्य फ्रांसीसी सैनिक पीछे से पॉल के दिल में चाकू मार देता है। कुछ सेकंड बाद आधिकारिक तौर पर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाती है और कमांडरों के युद्ध विराम चिल्लाने की आवाज हवा में गूंजती है। अपनी आखिरी ताकत के साथ पॉल युद्ध के अंत का आनंद लेते हुए खाइयों में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है और अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो आया हुआ जर्मन रंगरूट जिसे पॉल ने पहले बचाया था को गिरे हुए सैनिकों से पहचान टैग इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। जैसे ही भर्तीकर्ता इस गंभीर कर्तव्य को पूरा करता है तो उसे पॉल का बेजान कीचड़ से सना हुआ शरीर मिलता है। सम्मान के भाव में वह फ्रांच का दुपट्टा उससे ले लेता है और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लेता है। हालांकि भर्तीकर्ता ने पॉल का पहचान टैग नहीं लेने का विकल्प चुना, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु दर्ज नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि बहादुर पॉल आधिकारिक रिकॉर्ड में हमेशा अज्ञात रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।